नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही हो। साथियों, हमने मुद्रा और बैंकिंग नामक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तथा उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हमने देखा था। मुद्रा और बैंकिंग को हमने कंप्लीट किया और उस पर आधारित प्रश्नों को हमने देखा है। तो आज आइए इसी मुद्रा से संबंधित एक वर्ड है जिसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। तो हम आज मुद्रास्फीति चैप्टर को शुरू करेंगे और इसके बारे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, तत्पश्चात इसे हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसे हम लोग ये जानेंगे कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है, मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या होती है, मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति क्यों आवश्यक है, मुद्रास्फीति आवश्यक क्यों है, मुद्रास्फीति आवश्यक क्यों और मुद्रास्फीति के कारण क्या है और उसके प्रकार क्या है। इन समस्त बिंदुओं को हमें अपनी क्लास में डील करना है। सबसे प्रमुख बात यह है कि मुद्रास्फीति की गणना, इसकी गणना दर में की जाती है। मुद्रास्फीति की गणना किसमें की जाती है साथियों? दर में। दर का मतलब प्रतिशत में होती है। कैसे होती है ये सब हम समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि मुद्रास्फीति के बढ़ने या घटने पर विभिन्न वर्गों एवं अर्थव्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या हैं, इसे कंट्रोल करने के उपाय क्या हैं। तो इन समस्त बिंदुओं पर हम लोग सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं मुद्रास्फीति का अर्थ, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का अर्थ, मुद्रास्फीति का अर्थ आइए ध्यान देते हैं। वह स्थिति जब एक निश्चित अवधि में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य स्तर से अधिक की वृद्धि होने लगती है। तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में आप महंगाई कह सकते हैं साथियों, परंतु मुद्रास्फीति और महंगाई में थोड़ा सा अंतर होता है। महंगाई क्या है? महंगाई कब कहा जाता है? जब किसी सिंगल वस्तु का प्राइस बढ़ जाए, सिंगल वस्तु का प्राइस या रेट बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। बात क्लियर हुई आपको? जैसे आलू के दाम बढ़ गए तो हम कहते हैं कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई। लेकिन मुद्रास्फीति किसी एक वस्तु की कीमत की वृद्धि से संबंधित नहीं। जब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य गति से तेज वृद्धि होने लगती है तो ये कहा जाता है कि मुद्रास्फीति की दर तेजी से बढ़ रही है। ये तो हो गई इसकी आम परिभाषा साथियों। अब आइए हम लोग अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्रियों में दो प्रकार के अर्थशास्त्री हमने आपको शुरुआत में बता रखे हैं। एक तो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, परंपरागत इकोनॉमिस्ट। एक तो है परंपरागत अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, जिसमें सबसे प्रमुख हमने आपको बताया है, अगर आपको याद हो तो जेबी से एक थे, वो बहुत फेमस प्रसिद्ध क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार क्या होती है मुद्रास्फीति? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार मुद्रास्फीति क्या है? तो इन्होंने ये बताया है मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि मुद्रास्फीति का परिणाम है। मुद्रास्फीति का परिणाम ऐसा विचार मानना है जो हमारे परंपरागत अर्थशास्त्री हैं।
मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि मुद्रा स्फीति का परिणाम है। मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या है? जनता के पास जो पैसा है, जनता के पास जो मनी है। जनता शब्द में सरकार और आरबीआई शामिल नहीं होते हैं। जनता में सरकार और आरबीआई ये सम्मिलित नहीं होते हैं साथियों, ध्यान रखना है आपको। जनता के पास जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा उनकी क्या होगी? खरीदने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्रय शक्ति भी उनकी बढ़ जाएगी। क्रय शक्ति बढ़ जाएगी कब बढ़ेगी? जब उनके पास पैसा बढ़ेगा। पैसा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। अब अगर क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये भी हुआ कि डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि मनी की सप्लाई बढ़ रही है, यदि मनी की सप्लाई बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, वैल्यू उसकी डाउन होने लगेगी। मनी की वैल्यू कम होना या वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना एक दूसरे के समानार्थी जैसे प्रतीत होते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मुद्रा स्फीति बढ़ रही है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तो निश्चित रूप से बढ़ती हैं, परंतु मुद्रा की कीमतें क्या होने लगती हैं? कम होने लगती हैं, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति घटती जाती है। इस चीज को आप व्यवहारिक जीवन के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हो सकता है आपको अभी कुछ बातें ना क्लियर हुई हो, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि कोई समय था जब आप 100 रुपए में 1 किलो सेब ले लेते थे। 100 रुपए में 1 केजी आपका एप्पल आ जाता था। फिर कुछ समय बाद सेब की कीमतें बढ़कर 200 रुपए हो जाती है, 200 रुपए हो जाती है, 200 रुपए किलो हो जाता है। तो फिर आपके 100 रुपए की जो क्रय शक्ति थी वो तो डाउन हो गई ना, घट गई कि नहीं? अब आपको 100 रुपए में कितने सेब मिलेंगे? आधा किलो सेब ही मिलेंगे। तो मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने के कारण क्लासिकल इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाना। मुझे उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो आराम से एक बार फिर से सुनिएगा। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करके मैंने आपको बता दिया कि क्या है मुद्रा स्फीति। ठीक, अब देखिए, जब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात हो रही है तो कीन्स सर ना आए ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बैंड बजाने वाले तो कीन्स सर ही है ना भाई, कीन्स सर। अब देखिए ध्यान से, कीन्स सर ने क्या कहा? कीन्स सर ने कहा कि मुद्रा स्फीति, अकॉर्डिंग टू कीन्स सर, मुद्रा स्फीति वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति में अंतर का परिणाम है। मांग और आपूर्ति में अंतर का परिणाम है। कोई भी एक फैक्टर बढ़ेगा, चाहे मांग या आपूर्ति, तो मुद्रा स्फीति दर बढ़ेगी। बात क्लियर हो गई आपको? जैसे यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कोविड का पीक स्तर आप याद कीजिए। आप ऑक्सीजन सिलेंडर की जो मांग थी वो बहुत जोरों पर थी, तो कीमतें अच्छी खासी बढ़ गई थी कि नहीं बढ़ गई थी? और कई सारे कारण हो सकते हैं, जमाखोरी वगैरह, मैं उसमें चर्चा करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि मुद्रा स्फीति आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि मुद्रा स्फीति आवश्यक क्यों है? मुद्रा स्फीति आवश्यक क्यों है? तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए छोटी सी, मुद्रा स्फीति आवश्यक क्यों? मुद्रा स्फीति आवश्यक क्यों? सभी अर्थशास्त्री जो भी हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं, वो इस बात पर सहमत हैं कि अर्थव्यवस्था में एक मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए। हमने आपको कई बार बताया है, हमने आपको बताया कि आम भाषा में इसे महंगाई भी कह सकते हैं। अंतर भी हमने आपको बता दिया महंगाई और मुद्रा स्फीति में क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि महंगाई अच्छी कैसे हो सकती है। इसको समझाने के लिए मैं एक मैथमेटिक्स का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि मुद्रा स्फीति आपकी 0 है, मुद्रा स्फीति 0 है, आपकी 0%, जो कि एक आम आदमी चाहता है। तो मैं इसे मैथ्स के एग्जांपल से प्रूफ कर रहा हूँ। आपने मैथ्स में थ्योरम प्रूफ की होगी, जैसे सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म भी हम लोग कई बार ले लेते हैं। जैसे फिर ये सवाल ऐसे ही बन जाता है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वो समांतर चतुर्भुज होता है। यानी जो वहां
को सिद्ध करना था उसे आपने मान लिया, तो फिर आप दूसरी बात पे आ जाते हैं। या सीधा सा एग्जांपल मैं दूसरा आपको बताता हूँ। जैसे आपने 10th की मैथ्स में एक सवाल देखा होगा, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको जब आप प्रूफ करते हैं तो आप क्या मानते हैं, √2 एक परिमेय संख्या है, फिर इसे p/q के रूप में लिख लेते हैं आप, फिर वर्ग वगैरह करके इसको सॉल्व करते हैं और अंत में ये दिखाते हैं कि हमारी मानी गई जो परिकल्पना है वो गलत है, संकल्पना हमारी गलत है। तो आपने माना था कि परिमेय संख्या, अब आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी मानी गई संकल्पना गलत है। तो जब आपकी मानी गई संकल्पना ये गलत हो जाती है तो इसका मतलब √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये चीज प्रूफ की जा सकती है और करते भी हैं हम लोग। खैर, मैंने आपसे कहा कि मुद्रास्फीति क्या है, आपकी 0 है, मुद्रास्फीति 0 है। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई, सेवाओं की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई। ये तो मतलब हुआ कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई। जो चीज आज के 5 साल पहले 100 रुपए की थी वो आज भी आपको 100 रुपए में ही मिल रही है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। फिर आप सोच रहे होंगे सर अच्छी बात तो है, अब देखिए ध्यान से, दूसरे पहलू पर भी विचार करना है हमको, क्योंकि वकील तो हमको बनना नहीं है जो सिर्फ एकांकी दृष्टिकोण लेकर चले। अब आप अपने बारे में सोचिए, यदि आप फैक्ट्री के मालिक होते, वस्तुओं को बना रहे होते और वस्तुओं की कीमत बाजार में बढ़ ही नहीं रही है, ये मानना है आपको, क्योंकि इन्फ्लेशन आपने क्या मान रखा है, 0 मान रखा है, तो आपको मिलने वाला लाभ क्या हो गया, स्थिर हो गया। और लाभ नहीं मिलेगा तो फिर आप अपने काम में रुचि नहीं लेंगे, फैक्टर कॉस्ट तो बढ़ेगी, हो सकता है मजदूर वर्ग ज्यादा वेतन की मांग करने लगे और लाभ आपको मिल नहीं रहा है तो आपको उत्पादन भी बंद करना पड़ सकता है। जो लोग काम कर रहे हैं फिर आपके यहाँ वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी फिर जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। ये सब क्यों हो रहा है साथियों, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन को क्या मान रखा है, 0 मान रखा है। इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए। यही सब बातें आप याद करिए तो हमने केनेजियन इकोनॉमिक्स के दौरान आपको बताई है, इसीलिए केनेजियन इकोनॉमिक्स अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे अवश्य देख लें, आपको सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे चलिए सर ठीक है, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन होना चाहिए, पर कितना होना चाहिए ये तो भी बता दीजिए, ये कितनी होनी चाहिए। तो इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है साथियों, कोई निश्चित उत्तर नहीं है, कोई निश्चित उत्तर नहीं है, निश्चित उत्तर नहीं है कि इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। ये अलग अलग देशों और अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के लिए अलग अलग होता है। बहरहाल हम लोग अपने प्यारे भारतवर्ष के लिए समझेंगे कि ये कितनी होनी चाहिए। फिलहाल अब हमको ये समझ में आ गया है कि एक मॉडरेट प्रतिशत में इन्फ्लेशन होना चाहिए, एक मॉडरेट प्रतिशत में क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए। इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि नियंत्रित और सीमित, नियंत्रित और सीमित, नियंत्रित और सीमित मुद्रास्फीति दर, मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था में उत्प्रेरक का कार्य करती है, उत्प्रेरक का कार्य करती है, प्रेरक कैटलिस्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रेरक का कार्य करती है और यह अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सहायक होती है, विकास के लिए सहायक होती है, सहायक होती है, सहायक होती है। हमने आपको एग्जाम्पल लेके बताया है, सहायक होती है। इससे उत्पादन को बढ़ाने का अवसर मिलता है, ये उत्पादन को बढ़ाने का, उत्पादन को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है, बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है, अवसर प्रदान करती है। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति क्यों आवश्यक है। यहाँ पे शब्द ध्यान दीजिए आप, नियंत्रित और सीमित, कंट्रोल और लिमिटेड होना चाहिए। कहने का मतलब ना तो 0 है, ना 0 हो और ना ही 100, 200, 400% हो, ठीक है।
हमने आपको मुद्रा के मापदंड के दौरान बताया था कि हम इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं। अब टारगेट हमारा कितना होना चाहिए? टारगेट हमारा होना चाहिए 4 ± 2%, यानी न्यूनतम 2% और अधिकतम 6%। ये उर्जित पटेल समिति की सिफारिश है, जिसका पालन आज किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। हमने आपको ये बता दिया मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति का आवश्यक होना क्यों महत्वपूर्ण होता है अर्थव्यवस्था के लिए, मुद्रास्फीति आवश्यक क्यों होती है। अब आइए जानते हैं मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति का या के कारण, मुद्रास्फीति का कारण। इसके कारण जो है साथियों अत्यंत साधारण एवं सहज है। इसको जब आप अपने व्यवहारिक जीवन से लिंक करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। बस हमें क्या काम करना है, इसे औपचारिक भाषा में थोड़ा सा देखना है हमको। देखिए, हमको पता चल गया कि मुद्रास्फीति का मतलब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य स्तर से वृद्धि होना है। अब आप पूछ रहे होंगे कि कीमतें बढ़ती क्यों है? इसके दो प्रमुख कारण है कि वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ती हैं। पहला कारण तो है साथियों मांग में वृद्धि, दूसरा कारण है आपूर्ति में कमी, इन दोनों कारणों के आधार पर दो प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। इन दोनों कारणों के अर्थात मांग में वृद्धि और आपूर्ति में कमी, इन दोनों कारणों के आधार पर दो प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। एक को कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हिंदी में कहते हैं मांग जन्य मुद्रास्फीति, और दूसरा है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हिंदी में कहते हैं लागत जन्य मुद्रास्फीति। अंग्रेजी वाले वर्ड से आप अगर देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जो डिमांड होती है वो इन्फ्लेशन को पुल करती है और जो कॉस्ट होती है वो इन्फ्लेशन को पुश करती है, जिससे इन्फ्लेशन आपका बढ़ता है। अब आइए 1 बाय 1 करके दोनों को जान लेते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने लगती है तो कीमत स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है साथियों। तो कीमत स्तर में वृद्धि होती है। इसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति या मांग जन एक ही बात है, जनित या जन मुद्रास्फीति कहते हैं। जो परिभाषा मैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये सब आप अपने नोट्स में अवश्य लिख लेंगे। बाकी जो चीजें समझाई जा रही हैं उनको भी आप अपने हिसाब से नोट कर लेंगे। अब इसको जानते हैं कि इसके कारण क्या क्या है। ये जो मांग जनित मुद्रास्फीति है इसके क्या क्या कारण है, इसी समय समझ लेते हैं। इसके निम्न कारण है, डैश लगा दीजिए। नंबर एक कारण ये है साथियों, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए। अब जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगी? मांग और बढ़ जाएगी, लोगों की जरूरतें बढ़ेंगी भाई जब लोग ज्यादा होंगे तो। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है साथियों कि सरकार अपना खर्च बढ़ा दे, अर्थात सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। अब जब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी तो सरकार का राजकोषीय घाटा वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण काले धन में वृद्धि हो जाए, ब्लैक मनी में इंक्रीमेंट हो जाए। तो जब काले धन में वृद्धि हो तो लोगों की क्रय शक्ति और बढ़ जाएगी, ठीक है ना? तो उससे भी क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। चौथा कारण है
लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, वही चीज जो मैंने आपको बताया, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि। कोई जरूरी है कि लोग काले धन से ही अपनी क्रय क्षमता को और क्रय शक्ति को बढ़ा सकते हैं? अब इसके भी निम्न कारण है। ये तो एक कारण हो सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु अब हमेशा सब लोगों के पास ब्लैक मनी हो ऐसा भी तो जरूरी नहीं। इसके भी निम्न कारण है। इसके कौन कौन से कारण है साथ? हो सकता है कि वेतन में वृद्धि हो जाए, वेतन में वृद्धि। दूसरी बात है ब्याज दर में सरकार द्वारा या आरबीआई द्वारा कमी कर दी जाए, ब्याज दर में कमी। वैसे तो सरकार नहीं करती है कमी, लेकिन हाँ ये है कि टैक्स स्लैब में वो कमी की जा सकती है, वो भी क्या है हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। सरकार द्वारा टैक्स रेट में कमी, सरकार द्वारा टैक्स रेट में कमी। ये सब बहुत बेसिक एग्जाम्पल हैं, बस ये थोड़ी सी औपचारिक भाषा में हमने इसको लिख दिया ताकि आपका नोट कंप्लीट हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बेसिक बातें हैं, हो सकता है प्रेजेंट में ध्यान ना रही हो, लेकिन यही सब कारण होते हैं जिससे मांगजन्य मुद्रास्फीति हो जाती है। अगला था हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, आइए उसको देखते हैं। ये रहा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या है? वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं आपूर्ति में कमी, सेवाओं आपूर्ति में कमी, उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण होती है, इसे लागत जनित या जन मुद्रास्फीति कहते हैं, इसके निम्न कारण है, निम्न कारण है। नंबर 1, कच्चे माल की लागत में वृद्धि हो जाए, कच्चे माल की लागत में वृद्धि। दूसरी बात क्या है मित्रों? दूसरी बात है कि भूमि के किराए में वृद्धि, ये सब उत्पादन के संसाधन या कारक है, भूमि के किराए में वृद्धि। और तीसरा क्या है? सी बात, मजदूरी में वृद्धि। चौथा यानी आप डी, टैक्स रेट में वृद्धि हो जाए, टैक्स रेट वृद्धि। और ई या पांचवा, परिवहन लागत में वृद्धि। हमने आपको बताया कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में कमी उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण होती है, इसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। और उसके क्या क्या कारण है? तो लागत या उत्पादन के कारक, वो 4 कारक हमने आपको बताए हैं, इसीलिए वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआती लेक्चर्स सब देखिए, आपका जगह जगह काम आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो 2 कारण थे, मांग में वृद्धि और आपूर्ति में कमी, इनके आधार पर जो 2 प्रकार की मुद्रास्फीति है वो आपको समझ में आ गई होगी। आइए और कुछ अन्य कारणों पर चर्चा करते हैं मित्रों। तो एक छोटी सी हेडिंग और लगा लेते हैं, मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के अन्य कारण। नंबर 1 कारण है वैश्विक अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी भी देश में मंदी आ जाती है। अब मंदी आ जाती है तो मंदी आने का क्या मतलब है? मंदी आने का मतलब है डिमांड का घट जाना।
डिमांड का घट जाना, डिमांड का घट जाना। मंदी आएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी साथियों, घट जाएगी। हमने आपको बताया था केनेजियन इकोनॉमिक्स के दौरान अच्छे से भी। अब ऐसी बात है, मंदी आ जाएगी तो लोग डिमांड करेंगे नहीं, यही तो प्रमुख कारण था ना क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फेल होने का, तो कीन्स का जन्म हुआ फिर। खैर, डिमांड का घट जाना। अब मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर देश की डिमांड घट जाती है, तो जो हमारे देश का एक्सपोर्टर है, निर्यातक है, जो इस देश को या उस देश को जिसमें मंदी आ गई है उसको निर्यात करता था, तो अब उस एक्सपोर्टर का एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई हो, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर इससे क्या होगा कि उत्पादन क्षमता भी तो कम हो जाएगी। इससे ना केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था अपितु भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो जाएगी। अगर उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो फिर माल का उत्पादन क्यों करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब उसका माल ही नहीं बिक रहा है तो एक्सपोर्ट मतलब उत्पादन कम कर देगा। अब कम कर देगा तो फिर बेरोजगारी की दर जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सब कारण है। तो अगर कहीं पे भी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं किसी भी देश में, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई है, ये चीज जो वैश्वीकरण है वो उसको हम मेंस में पढ़ेंगे। तो यही सब है, बेसिक सी बातें जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना। सेम सिनेरियो आप इंपोर्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चाइना से बहुत सारा कच्चा माल मंगाते हैं। अब वहां मान लीजिए कि वहां की स्थिति, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है, इससे हमको माल नहीं मिल पाएगा। अब माल नहीं मिल पाएगा तो हमारा उत्पादन भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। उत्पादन बिगड़ जाएगा, इस प्रकार सप्लाई जो शॉर्ट है उसके कारण भी क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है वैश्विक अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां जो है वो पूरे के पूरे विश्व को और आसपास के देशों को निश्चित तौर से प्रभावित करती है। खैर, नंबर दो पे आते हैं हम लोग। दूसरा कारण है कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। अब अगर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो उससे क्या होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, परिवहन लागत में वृद्धि होगी। और परिवहन लागत में वृद्धि किसका एग्जाम्पल है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। तो उससे भी क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा। तीसरी चीज है प्राकृतिक आपदा, नेचुरल क्लैमिटी, प्राकृतिक आपदा। अब मान लीजिए कि प्राकृतिक आपदा में सूखा पड़ गया, पानी ही नहीं बरस रहा है। वैसे भी आजकल तो निश्चित तौर से बहुत ज्यादा आवश्यकता है, किसानों की हालत खराब हो जा रही है बेचारों, डीजल पेट्रोल ऊपर से भी महंगा है। तो ये चीज है। अब अगर मान लीजिए कि बारिश नहीं हुई तो उससे क्या होगा, अब ये जो चावल का सीजन चल रहा है, धान का, ये उत्पादन होगा नहीं होगा, प्रभावित हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उससे अगर उत्पादन आपका प्रभावित हो गया तो फिर समस्या हो गई, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये प्राकृतिक आपदा ये भी आपको समझ में आए। अर्थव्यवस्था साथियों क्या है कि एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, ये आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो इसमें काफी चीजें आप पहले से ही जानते हैं, बस वो राइट टाइम पे रिकॉल नहीं हो पाती है। तो आपको हम जैसे टीचर या शिक्षक की सहायता लेनी पड़ जाएगी। अब हो सकता है ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये सब आप सोच रहे हो अरे यार ये तो मुझे पता है, ये सारी बातें तो मुझे कब की पता थी, है कि नहीं। तो ये चीज है। अगला नंबर 4 है वस्तुओं का गैर कानूनी भंडारण, गैर कानूनी भंडारण से जमाखोरी या कालाबाजारी कहा जाता है। कोविड के दौरान आपने खूब देखा था, हुई 10-10 रुपए के तो गुटके बिके भाई साहब, शराब वगैरह तो चोरी चुपके जो है वो तो 150 रुपए का पौवा है वो 500-500 रुपए में बेचा गया था, ठीक है ना। तो वस्तुओं का गैर कानूनी भंडारण, अब उससे क्या होता है कि कृत्रिम जो है वो सप्लाई शॉर्ट कर दी जाती है और उसे महंगे दामों पर बेचा जाता है। अब जब महंगे दामों पर बेचा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये चीज है साथियों, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के अन्य कारण है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए कुछ और चीजों पर चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मुद्रास्फीति से संबंधित शब्दावलियां,
शब्दावलियां। शब्दावलियां तो इसमें नंबर 1 रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्रीपिंग आपने बायोलॉजी में सुना होगा ना, क्रीपिंग क्रिएचर्स, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। फिलहाल अब ये क्या है, ये अति निम्न मुद्रास्फीति दर है। अति निम्न मतलब बहुत छोटी सी, अति निम्न मुद्रास्फीति दर है। मुद्रास्फीति दर सामान्यतया विकसित देशों में पाई जाती है। विकसित देशों में पाई जाती है, इसीलिए तो हमने आपसे कहा आवश्यक होती है मुद्रास्फीति, सामान्यतया विकसित देशों में पाई जाती है। अमेरिका है वहां पाई जाएगी, ब्रिटेन में पाई जाएगी, जापान में पाई जाएगी। सामान्यतः कहाँ पाई जाती है, विकसित देशों में पाई जाती है। अब रेंगने के बाद फिर क्या आता है, आदमी बच्चा है अगर मान लीजिए, पहले रेंगेगा फिर क्या काम करेगा, चलना सीखेगा। अगली है चलती हुई मुद्रास्फीति। ऐसी मुद्रास्फीति जो है शुरुआती दौर में बच्चे की तरह है, पहले रेंगेगी उसके बाद फिर चलना शुरू करेगी। अब ये चलती हुई मुद्रास्फीति क्या है, कलर चेंज कर लिया मैंने। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति की दर एक अंक में होती है। दर एक अंक में होती है, 2%, 3%, 5% एक अंक में होती है। इस तरीके की जो मुद्रास्फीति की दर है उसे कहा जाता है चलती हुई मुद्रास्फीति। परंतु यह रेंगती हुई मुद्रास्फीति से अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति से अधिक होती है, इसे कहा जाता है चलती हुई मुद्रास्फीति। अब चलने के बाद अगला क्या आता है, दौड़ना आता है। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन। अब ये दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या है, ये अगर मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों में हो जाए, ठीक है, तो इसे कहा जाता है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। लाल लिख लेता हूं, मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों में होती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। अब इससे क्या होता है, थोड़ा सा चिंता का विषय होता है। इससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक। नंबर 4, दौड़ने के बाद फिर आता है कूदती हुई मुद्रास्फीति। ये इससे ज्यादा होती है, या इसी को हम लोग, ये जंपिंग इन्फ्लेशन इसका इंग्लिश वर्जन होगा, और इसे हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों में, परंतु जो है ये इसके अर्थात दौड़ती हुई मुद्रास्फीति से उच्च होती है। ठीक है ना। और ये जो है, जो कूदती हुई मुद्रास्फीति है, ये अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी है। समझ जाइए, नहीं तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी, वार्निंग है, चेतावनी। अब इसके बाद फिर कूदने के बाद आदमी फिर सीधा उड़ जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। अति उच्च मुद्रास्फीति। अब ये क्या है, ये मुद्रास्फीति जब होती है तो इसमें दर बहुत अधिक होती है। मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक
बहुत अधिक, और मुद्रा का मूल्य निम्न स्तर पर हो जाता है, निम्न स्तर पर होता है। इससे आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट हतोत्साहित। अब ये तो नहीं बताना है ना, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास ये आपको पढ़ाया गया है भाई। इससे आर्थिक विकास हतोत्साहित होगा। इसमें और क्या क्या हो सकता है कि कागजी मुद्रा पर लोगों का विश्वास कम हो जाता है, और लोग स्वर्ण भंडार में जो है वृद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप बात समझिए कि जब हाइपर इन्फ्लेशन 4000-5000% इस तरीके से हो जाए तो उसको कहा जाता है क्या, हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे आपने सुना होगा जिम्बाब्वे में 4000% हो गया था आपका इन्फ्लेशन। तो इस प्रकार का इन्फ्लेशन जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। अभी भी वहां पे ठीक ठाक इन्फ्लेशन बना है, हालांकि उन्होंने अपनी करेंसी चेंज करके अब डॉलर कर ली है, लेकिन अभी भी वहां पे मतलब इन्फ्लेशन की मात्रा जरूरत से बहुत ज्यादा अधिक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा वेनेजुएला में, वहां पर भी बहुत अच्छा खासा इन्फ्लेशन था। तो वहां पे इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि फिर लोगों को मार कर खाना पड़ रहा था। ये भी न्यूज वगैरह सामने आ रही थी। तो ये जो हाइपर इन्फ्लेशन होता है ये निश्चित तौर से बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। हमारे यहाँ आप देखिए कि जो है वो अगर किसी चीज की कीमत डबल हो जाए तो फिर 100% इन्फ्लेशन, अब 100 के बजाय वहां पे 4000%, इस तरीके आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयावह है स्थिति को। तो हमने इसमें आपको कहा कि कागजी मुद्रा पर लोगों का विश्वास कम हो जाता है। अब जो लोगों के पास ये कागजी मुद्राएं रह गई हैं उनसे तो कुछ खास खरीद ही नहीं पा रहे हैं ना, तो उनका विश्वास कम हो जाएगा। तो कागज का टुकड़ा ही है, उससे जब कुछ आप खरीद नहीं पा रहे हैं तो ये इससे क्या होगा कि लोग फिर जो है स्वर्ण भंडार में वृद्धि करने लगेंगे। तो ये है साथियों, अभी तक हमने क्या क्या जान लिया। हमने जान लिया कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति आवश्यक क्यों है, और मुद्रास्फीति के प्रकार क्या है। मुद्रास्फीति में वृद्धि के क्या क्या कारण है, वृद्धि के अन्य कारण क्या है, ये भी हमने देख लिया। और मुद्रास्फीति से जो संबंधित प्रश्नावलियां हैं उनको भी हमने देख लिया। तो आज की क्लास में साथियों हम लोग इतना ही देखते हैं। आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करना भी तो बिल्कुल मत भूलें। ठीक है साथियों, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।